हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। एक और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी करके अपना गेट 2025 लिखा था, बट उस दिन अपने नॉलेज को एग्जीक्यूट सही से नहीं कर पाए, इस वजह से कुछ ना कुछ पेपर इधर उधर हुआ। उसको सुधारने का एक तरीका है कि जो भी अपकमिंग पीएसयूज आते हैं उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे से दे। उसी कड़ी में ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ECIL इसका शॉर्ट फॉर्म है, जो कि एटॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत काम करता है। एक तरह का पीएसयू पब्लिक सर्विस पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, जो कि डिफरेंट एरिया में काम करता है। बहुत अच्छा है, वैकेंसी भी ठीक ठाक आई है इसकी, पे स्केल भी बहुत जबरदस्त है। तो जो भी इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, कहां कहां पे कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। तो एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से अपने जो ड्रीम जॉब है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो ये है वैकेंसी, है ना, पीएसयू का वैकेंसी है। इसमें कौन कौन सी ब्रांच, इंजीनियरिंग ब्रांच एलिजिबल है? ईसी क्लियरली, बहुत अच्छी सी ये नोटिफिकेशन मुझे बहुत अच्छे से लगा, क्योंकि हर एक चीज बहुत क्लियर लिखी गई है इसमें। ईसी ही इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स रहे या इलेक्ट्रॉनिक, जिसको ईसी बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो इन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर ENI या इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। यहाँ पे ट्रिपल ई, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कंफ्यूजन होता है कई बार, डब्ल्यू ट्रिपल में, वो भी बहुत क्लियरली लिखा है। और रिस्पेक्टिव जो भी ब्रांचेस है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पोस्ट भी दे रखी है, 34, 2, 18, 16, 5, है ना। तो सिविल की 3, केमिकल की, और टोटल इस तरीके से 80 पोस्ट के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है, आपको फुल, आपको जो 4 साल का डिग्री है ना, यहाँ पे डिप्लोमा वगैरह नहीं चलेगा, यहाँ पर बीएससी की डिग्री भी नहीं चलेगी, प्रॉपर जो 4 साल की आपके इंजीनियरिंग की डिग्री है वो चाहिए रहेगी। ठीक है, और पे स्केल यहाँ पे 40,000 से 1,40,000 के बीच में अलाउंसेस वगैरह सबको जोड़कर एक रेंज देती है, जिसमें प्लस माइनस और एवरी ईयर 3% का इंक्रीमेंटल भी इन्होंने लिख रखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो रहा हमारा कि क्या कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आपको आएगा, देखो यहाँ पर जो बेनिफिट्स अलाउंसेस यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने क्लियरली, 3% एनुअल इंक्रीमेंटल रहेगा। एक और चीज है कि बॉन्ड भी रहेगा इसमें, है ना, बॉन्ड रहेगा। बॉन्ड अगर आप ब्रीच करते हो, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जितनी भी शर्तें उसको ब्रीच करते हो, तो ये आपको 4 लाख रुपीस आपको उसका अमाउंट देना पड़ेगा। 4 साल का इनका बॉन्ड है। कई बार क्या होता है ना, बॉन्ड शब्द सुन के बहुत हम निगेटिव हो जाते हैं, वो जरूरत नहीं है। और प्रॉपर तरीके से जब आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, वहां पे क्या क्या नॉर्म्स है भाई, एंड ऑफ द डे आपको सैलरी तो मिल ही रही ना, ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ, इससे कॉम्प्रोमाइज करके और ऐसा कुछ है कि इससे बेहतर कुछ अपॉर्चुनिटी मिस करने के चांसेस है, उन सब चीजों का, क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग स्टोरी होता है। तो अगर इससे बेहतर कुछ मिस कर रहे हैं इस बॉन्ड की वजह से अगले 4 साल में, तो फिर आप सोच सकते हैं। अदरवाइज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्वेशन एज पर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है उस हिसाब से रहेगा, है ना। तो यहां पर नंबर पोस्ट 80 है, अनरिजर्व के लिए 38 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8, ओबीसी के लिए 22, एसटी एससी इस तरीके से आपको दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो ब्रांच वाइज भी इन्होंने क्या किया, एक और बार पोस्ट को रिजर्वेशन के साथ में तोड़ के बता दिया है कि भाई जनरल के लिए क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, इसमें क्या रहेगा, प्रॉपर तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन ओबीसी एसटी एससी के लिए होता है, वो एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सारा का सारा। अच्छा, ओबीसी में ध्यान रखना, नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही ये है ना, क्रीमी लेयर के लिए नहीं है। ओबीसी में 2 सेगमेंट है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, है ना। तो नॉन क्रीमी लेयर जिनकी पेरेंट्स की जो इनकम है वो आपकी 8 लाख के अंदर रहती है, वो हमारे क्या होते हैं, नॉन क्रीमी लेयर होते हैं। 8 लाख के ऊपर वाले क्रीमी लेयर में चले जाते हैं, है ना। तो उनको एज अ ओबीसी ये एक्सटेंशन वाली जो चीजें हैं वो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना है, 60% मार्क्स होना चाहिए, है ना, सेकंड क्लास विथ 50% मार्क्स। एग्रीगेट एसटी एससी के लिए 50% मार्क्स की एलिजिबिलिटी है। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल है, 60% आज की तारीख में भर भर के मिलते हैं, 60% ऊपर तो रहता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक एक चीज बहुत क्लियरली लिखी है इन्होंने बोला है कि भाई हम सीबीटी टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। उसका जो रेशो रहेगा 85% हम लोग वेटेज हमारे रिटर्न मार्क्स को देंगे। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा ना, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू वाले, प्यारे प्यारे तरीके से आपको रीड करेंगे, आंसर करेंगे, आंसर सही हो जाएगा, तो वो जितने भी रहेंगे वो 85% का वेटेज रहेगा। और इंटरव्यू का 15% का रहेगा। कई बार स्टूडेंट इंटरव्यू से डरते हैं, इंटरव्यू का वेटेज 15% ही है, बट हाँ इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई आपको मिनिमम 50% मार्क्स दोनों सेक्शन में तो लानी ही है।
ऐसा नहीं होगा इंटरव्यू में 0 लिया है तो काम, इंटरव्यू में 50% लाने हैं और इधर भी मिनिमम 50% तो लाने ही लाने हैं, और ओवरऑल 60% तो होना ही होना चाहिए, मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको क्या दे रखा है, यहां पर जो इंटरव्यू में कैंडिडेट बुलाएंगे उसका जो रेशियो रहेगा 1:4 का रहेगा, है ना, 1:4, जितनी वैकेंसीज उसका 4 गुना वो इंटरव्यू में बुलाते हैं। जनरली बहुत सारे स्टेट में क्या होता है 1:15 रहता है, 15 गुना बुलाते हैं, बट यहाँ पे 1:4 बुलाएंगे, है ना। अच्छा, एक चीज बहुत कमाल की लिखी है यहाँ पे कि ऐसे स्टूडेंट, मान लीजिए 2 स्टूडेंट है, उनका सीबीटी का स्कोर सेम हो जाता है ना, यहाँ पे देखो, इन केस ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट सेक्योर्ड इक्वल मार्क्स इन सीबीटी, मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ना उसमें सेम मार्क्स अगर आ गया तो फिर किसको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो उसमें यह रहेगा कि जो आपका द कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स इन द एलिजिबल क्वालिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब जो आप एलिजिबिलिटी किसके लिए, किस बिहाफ पे हो रही है, आपके इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियरिंग में जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा, मान लीजिए रमेश और सुरेश 2 स्टूडेंट हैं, उन दोनों में से रमेश और सुरेश में रमेश का दोनों का इक्वल है सीबीटी में मार्क्स, बट रमेश का अपने इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको वो इंटरव्यू के लिए पहले कॉल कर लेंगे, है ना, इस तरीके का यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सारी कंडीशन उन्होंने पहले से दे रखी है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इन सिटीज में ही रहेगा, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। तो आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो जो एग्जाम सेंटर होगा जो आप जहां रहते हैं उसके नजदीक जो भी रहे उसमें आप भर लीजिएगा, ठीक है, जहां पे आपको कनेक्टिविटी बेहतर मिल सके। उसके बाद देखो यहां पर आपको दे रखा है कि आपका जो पेपर होगा वो 120 मिनट्स का होगा, 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना है, मतलब 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है। दैट मीन्स कि लेवल तो भाई साहब थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, इसका मतलब इसका जो लेवल रहेगा ना क्वेश्चंस का, वो जो हम एसएससी जेई या आरआरबी जेई के लिए जो टेक्निकल सेगमेंट पढ़ते हैं ना उस लेवल का रहेगा, उस लेवल का रहेगा। या फिर हम गेट में 1 मार्क्स को भी थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हैं, बट 1 मार्क्स से भी थोड़े से और इजी वाले जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लेवल रहेगा आपका, ठीक है। चलिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा फॉर पीडब्ल्यू कैंडिडेट, वो तो सब गवर्नमेंट स्टॉप है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग देखो, हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सही करते हैं और गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 आपको क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। देखो नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो बहुत अच्छा रहता है, उससे क्या होता है आपको हेल्दी कंपटीशन मिलता है, अदरवाइज तुक्के लगाने वाले कई बार आगे निकल जाते हैं इस तरह के एग्जाम्स में। तो आपको बहुत अच्छा, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो अच्छे सिंसियर कैंडिडेट है जिनका प्रिपरेशन अच्छा है उनको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। चलिए सिलेबस का क्या है, देखो सिलेबस क्या है, उन्होंने क्लियरली लिखा था सिलेबस ऑफ द कंप्यूटर टेस्ट विल बी प्राइमरली फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिराइव्ड फ्रॉम द core engineering subjects that candidate study as the part of their respective engineering discipline specialization। अब देखो कोर का बोल दिया है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल का बच्चा कोर में, सर कोर तो मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इनको ही कोर बोलते हैं, तो ऐसा नहीं है। इनका यहां पर जो सेंस मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, इसका मतलब इंजीनियरिंग में क्या है कुछ नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी पूरे भाई 40 सब्जेक्ट, 40 के 40 तो सिलेबस में होते नहीं है, तो उसमें नेटवर्क कंट्रोल इनसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप रोक नहीं सकते, नहीं तो हाथ पकड़ लेंगे, नहीं नहीं कोर से आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था, ये कंट्रोल सिस्टम नेटवर्क से कैसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो ऐसा नहीं है ना। तो कोर इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो पूरी इंजीनियरिंग में हमने जो ऐसा समझो आपके एसएससी आरआरबी जेई का जो सिलेबस होता है या जो हम इंजीनियरिंग में पूरा पढ़ते हैं वो 40 सब्जेक्ट तो नहीं, बट हाँ जो मोटा मोटी गेट एसएससी आरआरबी इनमें जो सिलेबस होता है, लाइक मटेरियल थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, मटेरियल साइंस, तो वो भी आपको पढ़ना होता है क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। तो इस यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है कि जो आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा है, इसका मतलब है कि आपको एसएससी आरआरबी जेईई जो गेट के जो सिलेबस है उसी को फॉलो अप करके चलना है, ठीक है। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है कॉमन सेंस बेसिस पे पूछ ले। चलो नेक्स्ट देखें, हाउ टू अप्लाई। तो ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर जाके आप 16 मई से स्टार्ट हुआ है, 5 जून तक ये चलेगा, 16 मई से 5 जून के बीच में आप अप्लाई कर देना। इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ एसबीआई जाके चालान या डायरेक्ट बैंक जाके वहाँ पे चालान लेके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी सारी वही प्रोसेस है जो हम रिसेंट फोटोग्राफ के, उसका साइज उतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है ना। चलिए बाकी तो जनरल प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेशन वही एसबीआई जाके 1000 रुपये लगेगा आपको, 1000 रुपीज है इसका कॉस्टिंग, है ना। ऑनलाइन भी कर सकते हैं ऑफलाइन भी कर सकते हैं। मेन डेट्स का ध्यान रखना, रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है 16 मई से 5 जून तक इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट का इंतजार मत करना, मई वाले मंथ में ही आप इसका फुल अप कर देना। बाकी सब ऑफिशियल वेबसाइट्स के टच में रहना, यहीं पे आपका हॉल टिकट आएगा डाउनलोड्स करने के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए सब रिजल्ट भी, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी यहीं पे रहेंगे।
तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एग्जाम देना चाहिए। और मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आप एग्जाम देते रहते हैं तो उससे क्या होता है, एक आपको होता है ना, एक हल्का सा झटका लगता है प्रिपरेशन में जा रहे हैं, जैसे हम मस्ती से चल रहे हैं, कहीं पे गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से ब्रेकर आता है ना, तो एकदम से नींद से जगा आता है। तो एग्जाम भी वैसा ही है, जब आप प्रिपरेशन करते जा रहे एक एग्जाम दे के आ जाओगे ना, तो आपको माहौल पता लगेगा, अच्छा आप कितने पानी में हैं। आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपके अगर 7-8 सब्जेक्ट रेडी है तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिलअप करिए और एग्जाम देते रहिए। एग्जाम देने से क्या होते जाएगा कि आपको अपना इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने आप को एनालाइज करना आसान होगा, क्योंकि आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, जो आप घर में या रूम में बैठ के जो माहौल है वो एग्जाम वाला माहौल नहीं तैयार कर सकते। एग्जाम टेम्परामेंट इंप्रूव होते जाएगा आपका, इस तरह के एग्जाम्स देते रहेंगे तो। ठीक है, बाकी जी सेंटर एप्लीकेशन पे इस तरह के जो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो ऑल एईजी वाला कोर्स ले सकते हैं। वहां पर बेहतरीन तरीके से 1200 प्लस एमसीक्यू हमने विथ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराया गया है। बहुत ही कॉम्पैक्ट वीडियोस बनाए और बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में आप वो कोर्स कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। जो भी एलिजिबल है, जो भी लगता है कि मैं सर गेट का तैयारी बहुत अच्छा किया था, मैं ये सारी चीजें कर सकता हूँ, वो डेफिनेटली इन एग्जाम्स का फॉर्म भर के आप अपना अच्छे से एग्जाम दीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।